हेलो व्यूअर्स। शिक्षा मार्ग पे आपका स्वागत है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आपके आज के इस द हिंदू एनालिसिस का जो सेशन है उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस शिक्षा मार्ग चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वैसे दोस्तों में, वैसे परिचितों को, वैसे जानकारों को भेजें जिन्हें इनकी काफ़ी ज़रूरत है, ताकि वो इससे लाभान्वित हो सके। साथ ही हमारी रीच जो है उन लोगों तक पहुंच सके जो वाकई जो है इस प्लेटफॉर्म का बेहतर तरीके से फ़ायदा उठा सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको समय पे बेहतर अपडेट मिलता रहे। आज के जो द हिंदू न्यूज़पेपर का जो मुख्य जो आर्टिकल्स है उसको आज हम लोग देखेंगे। चूँकि आज कोई एडिटोरियल्स नहीं आता है, तो वैसे जुड़े हुए जितने भी कुछ महत्वपूर्ण जो आर्टिकल्स होते हैं उसे हम लोग देखेंगे। क्या कुछ खास रहने वाला है आज के दिसंबर 28 के न्यूज़पेपर में, वो सब हम अच्छे से देखेंगे। आइए सबसे पहले डालते हैं नज़र कि क्या कुछ आर्टिकल्स हैं जिसको हम इस सेशन में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला है अभ्यारभ। ये एक कहें तो एंटी रेबीज वैक्सीन है, उसको लेकर के क्या इशू है इसे हम इसमें देखेंगे। क्या ये मामला है अभ्यारभ का, क्यों आज ये खबर में है, इस पे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो हमारा जो अगला है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। साल भर का जो समअप रहा हमारा, ये कहें कि आरसीईपी को लेकर के है। ये चाइना का माइनस करके जो आरसीईपी की बात की जा रही है, यानी कि आरसीईपी माइनस चाइना क्या है एफटीए और क्या है आरसीईपी कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशन, उसको किस तरीके से ये पूरे जो कहें कि मोदी गवर्नमेंट टाइप में या फिर उससे पहले की जो सरकार है उसमें क्या ये आरसीईपी को लेकर के क्या आयाम बने, उसको हम देखेंगे। उसके बाद हमारी जो क्रूड ऑयल की जो नीति है, या यूँ कहें कि इंपोर्ट की जो बास्केट है, उसमें काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट देखने को मिला है, काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिला है। क्या कारण है और क्या इसके प्रभाव रहे हैं, उस पे नज़र डालेंगे। फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो जो आज जो देखा जाए 2025 का जो है वो ख़त्म होने को आ गया है, और इस 2025 में भारत का जितना भी फॉरेन पॉलिसी को क्या रहे, कुछ अचीवमेंट रहे, क्या हमारे जो असफलता या फॉल्स रहे, और क्या ऐसे ऑब्जेक्टिव्स सेट किए जा सकते हैं 2026 के लिए, वो इसमें हम लोग देखेंगे। और साथ ही साथ कुछ ऐसे वन लाइनर अपडेट्स देखेंगे जो हमारे वनडे एग्ज़ाम्स के पीटी में बहुत ज़्यादा पूछने की संभावना रखते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमें पता है कि हम जो है एसएससी और बाकी वनडे एग्ज़ाम से जुड़े वैसे टॉप 10 जो है वो वर्ड्स को हम लोग देखते हैं, उसके वर्ड्स मीनिंग को देखते हैं, उसके सिनोनिम्स या फिर कहें कि एंटोनिम्स, इन सबों को हम लोग कवर करते हैं, ताकि वो इंग्लिश के जो पेपर हैं, इंग्लिश के जो क्वेश्चंस हैं, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। तो उस सेशन को आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आज का वर्ड है जिसे हम लोगों ने द हिंदू पेपर से आज के जो एडिशन है 28 दिसंबर का उससे पिक आउट किया है, वो है हेडविंड्स। हेडविंड्स कहने का मतलब क्या है कि प्रतिकूल परिस्थितियां जो होती हैं, बाधाएं जो होती है, किसी तरह की हिंड्रेंस होता है, चैलेंजेस होते हैं, उसे कहते हैं हेडविंड्स। ये सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे ऑब्स्टेकल्स, चैलेंजेस, डिफिकल्टीज, ये सारे हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। ठीक है। उसके बाद जो बात करें सपोर्ट, टेलविंड्स और एडवांटेजेस की कहें, तो ये हो जाएंगे एंटोनिम्स। राइजिंग प्राइसेस, लो सेल्स आर मेजर हेडविंड्स फॉर स्मॉल शॉपकीपर्स। बढ़ते जो दाम हैं, और उसके साथ ही साथ जो कहें कि डिमांड्स की जो कम हो जाते हैं, सेल्स की जो होती है वो कम हो जाते हैं, डिमांड्स कम हो जाते हैं। ये दो ऐसे चीज़ हैं जो किसी भी छोटे दुकानदारों के लिए एक हेडविंड्स का काम करती है। कहने की मतलब है कि वो बाधा का काम करता है। उसके बाद जो अगला वर्ड हमारा है डिस्टेबलाइज है। डिस्टेबलाइज कहने का मतलब होता है अस्थिर कर देना, हिला देना। किसी भी चीज़ को सिस्टमेटिकली रूप से अगर वो चल रहा है तो उसमें किसी भी तरीके का कहें तो अनसेटल डिसरप्शन होता है, उसे हम लोग कहते हैं डिस्टेबलाइज। इसका जो सिनोनिम्स है अनसेटल, डिस्टर्ब्ड और वीकेंड, ये हो गए इसके सिनोनिम्स। वही स्टेबलाइज, स्ट्रेंथन, सिक्योर, ये हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। ये पॉजिटिव नेचर का है और स्टेबलाइज, स्ट्रेंथन और सिक्योर, जबकि ये अनसेटल, डिस्टर्ब्ड, वीकेंड या डिस्टेबलाइज कहें वो निगेटिव नेचर के हैं। फ्रीक्वेंट पॉलिसी चेंजेस कैन डिस्टेबलाइज द बिजनेस
एंड कंफ्यूज एम्प्लॉयज़। कहने का मतलब है कि नीतियों में लगातार बदलाव से किसी भी तरीके का जो बिजनेस है वो डिस्टेबलाइज हो सकता है, अस्थिर हो सकता है, और साथ ही साथ जो वहाँ में काम करने वाले जो एम्प्लॉय है उनको कंफ्यूज कर सकता है। अगला जो हमारा वर्ड है ऑब्सिक्यूनेस है। ऑब्सिक्यूसनेस क्या है? ऑब्सिक्यूसनेस का मतलब होता है बटिंग, यानी कि चापलूसी करना किसी भी चीज़ की। अत्यधिक जब हम खुशामद करते हैं तो उसके कहते हैं ऑब्सिक्यूसनेस। ठीक है, इसका जो सिनोनिम्स है वो है फ्लैटरी, सर्विलिटी, साइकोपेंसी। ये सारे जो है ये इसके सिनोनिम्स है। ये बहुत ही अच्छा वर्ड है ऑब्सिक्यूसनेस। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लिए कि इस ऑब्सिक्यूशनेस का मतलब क्या होता है? किसी की चापलूसी करना, अत्यधिक खुशामद करना। ठीक है, अगर वहीं बात करें हम इसको एंटोनिम्स की तो ये हो जाएंगे फ्रैंकनेस, इंडिपेंडेंस और असर्टिवनेस। ये सारे जो है वो इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। सेंटेंस में देखते हैं, द बॉस डिसलाइक ऑब्सक्यूसनेस एंड प्रेफर्स ऑनेस्ट फीडबैक फ्रॉम द टीम। बॉस जो है चापलूसी जो है नापसंद करता है और वो कोशिश करता है, वो चाहता है कि उसे फीडबैक जो है टीम से वो बेहतर तरीके से ईमानदारी के रूप में मिले। ठीक है, उसके बाद जो हमारा अगला है जेनोफोबिक। जेनोफोबिक जो है विदेशियों से नफरत करने वाला, यानी परदेशी विरोधी। एक तरह का एक ऐसा कहें कि स्थिति जो विदेशियों से नफरत करता है तो उस व्यक्ति को हम लोग कहते हैं कि जेनोफोबिक है। इस गुण को हम लोग कहते हैं कि जेनोफोबिया है। ठीक है, तो सबसे पहला ये एंटी फॉरनर, इनटॉलरेंट, बाइगटेड, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। वही ओपन माइंडेड, टॉलरेंट और इनक्लूसिव जो होता है वो एंटोनिम्स हो जाते हैं। ये जितने भी एंटोनिम्स हैं, ओपन माइंडेड, टॉलरेंट और इंक्लूसिव, ये सारे पॉजिटिव नेचर के हैं। जबकि हम बात करें एंटी फॉरनर, इनटॉलरेंट, बाइगटेड या जेनोफोबिक जो है वो निगेटिव नेचर का है। Xenophobic comments on social media can poison relation between communities। ठीक है, xenophobic comments जो है सोशल मीडिया पे डालने से जितने भी कम्युनिटीज़ हैं उनके बीच में किसी भी तरीके का जो रिश्ते हैं वो खराब हो सकते हैं। आइए जानते हैं टर्मोइल। टर्मोइल कहने का मतलब होता है उथल पुथल, किसी भी चीज़ में अशांति हो जाती है उसको कह सकते हैं कि ये टर्मोइल है। ठीक है, कॉयस जो है, केओस जो है, अनरेस्ट है, डिस्टर्बेंस। केओस, अनरेस्ट, डिस्टर्बेंस इसके ये सिनोनिम्स। और पीस, काम और स्टेबिलिटी जिसको कहें वो एंटोनिम्स हो जाएंगे। याद कीजिए अभी हम लोगों ने ये देखा था, डिस्टेबिलिटी देखा था, या फिर यूँ कहें कि डिस्टेबलाइज देखा था। तो उसी का ये जो है डिस्टेबलाइज का ही एक कहें तो सिनोनिम्स है। तो ये कैओस, अनरेस्ट और डिस्टर्बेंस पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव नेचर के हैं ये, और ये पीस, काम, स्टेबिलिटी जो है वो नेगेटिव है। After the sudden announcement, there was a complete turmoil in the office। ठीक है, आइए जानते हैं एफिकेसी, प्रभावशीलता, असरदार होने की क्षमता। इफेक्टिवनेस, पोटेंसी, एफिशिएंसी, ये सारे सिनोनिम्स हो गए। जबकि इनफेक्टिवनेस, वीकनेस और फेलियर जो है एंटोनिम्स हो गए। ठीक है, द डॉक्टर चेक द एफिकेसी ऑफ द न्यू मेडिसिन बिफोर प्रिस्क्राइबिंग इट वाइडली। ठीक है, डॉक्टर ने उसकी प्रभावशीलता को जांच किया लोगों को प्रेस्क्राइब करने से पहले दवा को। ठीक है, अगला जो है हमारा है क्रैकडाउन है। क्या है क्रैकडाउन, ये हम समझेंगे। ठीक है, तो क्रैकडाउन का मतलब होता है, मीनिंग होता है कड़ी कार्रवाई या फिर सख्त दमन। किसी तरीके का जब किसी का एक्शन लिया जाता है सख्त तरीके से तो उसको बोलते हैं क्रैकडाउन। ठीक है, तो क्रैकडाउन का जो सिनोनिम्स है वो है क्लैंप डाउन, रिप्रेशन, एनफोर्समेंट, ड्राइव। ठीक है, उसी तरह से एंटोनिम्स की बात करें तो लेनियंसी, रिलैक्सेशन और ये टॉलरेंस, ये हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। द ट्रैफिक पुलिस बिगैन इन ए स्ट्रिक्ट क्रैकडाउन ऑन ड्रंक ड्राइविंग बिफोर न्यू ईयर्स ईव। ठीक है, तो ये जो है हमारे सेंटेंस फॉर्मेशन हो गए। क्रैकडाउन मतलब कड़ी कार्रवाई या फिर सख्त दमन। उसके बाद आता है हमारा डिपोरेशन, डिपोटेशन। डिपोटेशन क्या है? निर्वासन, विदेशी को जबरन वापस भेज देना, मतलब डिपोर्ट कर देना। किसी को क्या कर देना? डिपोर्ट कर देना। डिपोर्ट से ही है ये प्रोसेस को डिपोर्टेशन कहते हैं। और डिपोर्टेशन का कहने का मतलब होता है किसी को
वापस भेज देना। एक्सपल्शन, रिमूवल और सेंडिंग बैक ये हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। वहीं एडमिशन, रेसिडेंस और असाइलम जो होंगे इसके एंटोनिम्स। फियर ऑफ डिपोर्टेशन मेक्स मेनी इलीगल वर्कर्स अवॉइड ऑफिशियल पेपर वर्क। ठीक है, आगे बढ़े। उसके बाद अगला जो है हमारा है रैप्रोचमेंट है। रैप्रोचमेंट होता है किसी भी जो रिश्तेदार हो, लोग हो, व्यक्ति हो, उनसे जो मेल मिलाप होता है उसे हम लोग बोलते हैं रैप्रोचमेंट। इसी से हम एक वर्ड बोलता है रैपो बिल्डिंग करना। रैपो बिल्डिंग करने का मतलब होता है लोगों से मेल जोल को बढ़ाना, बिल्डअप करना। ठीक है, तो रैप्रोचमेंट क्या है? रिकंसिलेशन था या रीयूनियन, ये हमारे हो जाएंगे सिनोनिम्स रिप्रोचमेंट के और अप्रोचमेंट के। और हॉस्टिलिटी, स्ट्रेंजमेंट और कन्फ्लिक्ट जो है वो हो जाएंगे एंटोनिम्स। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव नेचर के हैं। ठीक है, ए क्रिकेट सीरीज बिटवीन द टू कंट्रीज हेल्प्ड इन देयर डिप्लोमेटिक रिप्रोचमेंट। दो देशों के बीच में अगर क्रिकेट सीरीज होता है तो उनके जो रिश्ते होते हैं उनमें सुधार आते हैं। ठीक है, अगला जो सबसे लास्ट हमारा जो है आज का वो है ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू मतलब बड़ी सफलता, महत्वपूर्ण प्रगति को हम कहते हैं कि ब्रेक थ्रू हुआ। एडवांस, माइलस्टोन और अचीवमेंट ये हो जाते हैं सिनोनिम्स ब्रेक थ्रू के। जबकि सेटबैक, फेलियर एंड स्टैंड स्टिल जो होता है वो होते हैं एंटोनिम्स। गेटिंग ए गवर्नमेंट ऑर्डर वाज अ ब्रेक थ्रू फॉर द स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। सरकार से ऑर्डर मिलने के बाद ये जो था वो जितने भी छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थे उनको ये ब्रेक थ्रू मिला है, मतलब एक बहुत बड़ी सफलता मिला है। तो ये थे कुछ टॉप 10 आज के हमारे वर्ड्स जिसका हमने यहाँ पे और वर्ड मीनिंग देखे उनके, फिर उसके बाद हमने इनका सिनोनिम्स को ये किया, फिर एंटोनिम्स यहाँ देखा हम लोगों ने। और ये जो वर्ड्स हैं आज के द हिंदू पेपर से लिए गए हैं, पिक किए गए हैं, जो कि वनडे एग्ज़ाम में, जिन एग्ज़ाम्स में इंग्लिश का पेपर्स होते हैं, इंग्लिश क्वेश्चंस होते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इनसे जुड़े अगर हम 10-10 रोज़ इसी तरीके से देखते जाए तो हमारी जो इंग्लिश की तैयारी है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हो पाएगी। आइए आज के जो द हिंदू के न्यूज़ आर्टिकल्स है उसके तरफ बढ़ते हैं। आज का जो सबसे पहला जो हमारा न्यूज़ है वो है अभ्यारभ को लेकर के। अभ्यारभ क्या है? तो अभ्यारभ एक किस्म का वैक्सीन है। ये अभ्यारभ वैक्सीन है किस चीज़ का? ये है एंटी रेबीज़ का। यानी कि जो रेबीज़ हो जाते हैं, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, डॉग, कैट, जो भी मैमल्स होते हैं, उनके काटने के बाद जो रेबीज़ होते हैं तो उसी का ये जो है एक तरह का कहें कि ये वैक्सीन है, एंटी रेबीज वैक्सीन। क्या है मामला? तो इसमें ये एक सामने मामला आया है कि ये जो इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड एक कंपनी है जो ये बनाती है अभ्यारभ एंटी रैप्स, उस पे ये ऐसा कहा गया है कि इसका जो भी अभ्यारभ है वो कहें कि काउंटरफिट है। कहने का मतलब कि नकली पाए जाने का इस पे आरोप लगाया है। और किसने लगाया है? तो ऑस्ट्रेलिया के जो हेल्थ है जो विभाग है, डिपार्टमेंट है, उसने एक एडवाइजरी जारी करके कहा है कि इंडिया में जिन हमारे ट्रैवलर्स को जो भी उस दौरान ये जो कहें कि अभ्यारभ का इंजेक्शन लगाया गया है, मतलब वैक्सीनेशन किया गया है, वैसे लोगों को फिर से जो है अ, ये वैक्सीन लेने की ज़रूरत है। दूसरे किसी तरीके का वैक्सीन जो एंटी रेबीज़ का गुण के हों उन्हें लेना है, क्योंकि ये जो है वो एक कहें कि ये काउंटरफिट वैक्सीन है, इसे कहें कि ये नकली है। हालाँकि जो इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड कंपनी जो कहें जो ये दवा बनाती है, जो ये वैक्सीन बनाती है, उसका मानना है कि ये जो कुछ भी ये जो बात कह के ऑस्ट्रेलियन की तरफ से है वो सभी दवाओं पे, जो सभी उसके जो अभ्यारभ वैक्सीन है उस पे लागू नहीं होता, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बैच जो था KA24140 उस पे ये लागू होता है। और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो मार्च 2024 है और जिसका एक्सपायरी डेट फरवरी 2027 है। उसे आइडेंटिफ़ाइड कर के इसे जनवरी 2025 से पहले ही क्या कर लिया गया है, वो ये वापस ले लिए गए हैं। ठीक है, तो ये फेक एंटी रैबीज वैक्सीन पुल्ड फ्रॉम सेल्स, ये कौन कह रहा है? इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड, जो कि ये अभ्यारभ नाम की एक एंटी रैबीज वैक्सीन बनाती है। रेबीज की जहाँ तक बात करें तो ये जूनोटिक डिजीज़ है। जूनोटिक कहने का मतलब होता है जो जानवरों से होता है,
जूनोटिक मतलब जूलॉजी से समझ सकते हैं आप। तो जो जूनोटिक यानी कि जो जानवरों से होते हैं, वाइल्ड हो गए, मैमल्स जो होते हैं, उनके अगर काटने से जो होते हैं, ये जो बीमारी होती है जूनोटिक होती है, ठीक है? और ये सबसे ज़्यादा जो अफ़ेक्ट करती है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ज़्यादा प्रभावित करती है। ये जो अभ्यारण्य है उसके जो हमने बताया कि इसको बनाने का काम जो है ये इम्यूनोलॉजिकल जो लिमिटेड कंपनी जो करती है, वो उसके बाद वो कह रही हैं कि ये जो कंपनियाँ में जितने भी दवाएँ बनती है भारत में उसको सबसे पहले टेस्ट किया जाता है सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक एजेंसी है, कहीं की एक लेबोरेटरी है, वो इसको चेक करती है जितनी भी दवाएँ बनती हैं, उसके बाद जाकर के इसे कहीं मार्केट में भेजा जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल भी उठ कर के सामने आता है कि हमारी जो व्यवस्था है, हमारे गवर्नमेंट की जो व्यवस्था की गई इस तरह की चेक करने की, इस तरह की रेगुलेशन करने की, आखिर कहाँ पे चूक हो जाती है कि हम अक्सर ये सुनते हैं कभी सिरप में लेकर के, तो कभी हम सुनते हैं कि एंटी रेबीज़ वैक्सीन में इस तरह की गड़बड़ियाँ पाई जाती हैं, तो कहीं न कहीं ये कंपनियाँ तो हैं ही विफल, उसके साथ-साथ हम ऐसा देख पा रहे हैं कि हमारी जो व्यवस्था है, वो भी इसमें पूरी तरीके से फ़ेल नज़र आती है। अगला जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक कहे तो ये इतनी बड़ी टॉपिक है कि इसे हम मान के चलें कि 1-2 दिनों का ये नहीं न्यूज़ है, ये पूरे सालों का न्यूज़ है और इसे समझने के लिए हम बड़े विस्तार से इसमें एनालिसिस करने वाले हैं और ये है आरसीईपी माइनस चाइना। क्या है आरसीईपी माइनस चाइना? क्या भारत की स्ट्रैटेजी रही इसके पीछे? किस तरह के भारत के जो कहें इसमें सफलता मिली और क्या भारत ने इसमें तरकीबें लगाई? क्या तरीके से ये क्या-क्या हुआ? इसको हम सबसे पहले यहाँ पे आज देखने वाले हैं। सबसे पहली बात कि आज से 6 साल पहले अगर देखें तो भारत ने जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जिसको आरसीईपी कहते हैं, उसे साइन करते-करते से रह गई थी। कहने का मतलब है कि ये आरसीईपी जो एग्रीमेंट है, भारत एकदम से सेट था कि इसे साइन कर लिया जाएगा, लेकिन ऐन मौके पे देखा जाए तो मोदी साहब ने इसको साइन करने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि ये जो है एक तरह से कहें कि हमारी जो भी अ, जो देश हैं, अन्य देश हैं जो आरसीईपी के साथ में, तो वो फिट नहीं बैठता है आरसीईपी के जो नॉर्म्स एंड कंडीशन है वो भारत के अकॉर्डिंगली, ऐसा कह कर के उन्होंने वापस लिया था। आखिर क्या हुआ इसका बेनिफिट हुआ, नुकसान हुआ, उस टाइम तो ऐसा लग रहा था जैसे आरसीईपी से भारत ने हट कर के बहुत कुछ कहे तो अपना नुकसान कर लिया। लेकिन आज जहाँ हम देख रहे हैं, तो ये जो स्थिति बन के आई है कि भारत बिना आरसीईपी में शामिल हुए ही आरसीईपी के जितने भी जो फ़ायदे हैं, जो बेनिफिट है, वो उसको उठाने में सक्षम हो गया है। वो इसको उठा पा रही है, वो उसको लाभ ले सकती है। साथ ही साथ बिना किसी रिस्क के यानी कि जो आरसीईपी में जो वो रिस्क होता है उसे उसे जो कहें अफ़ोर्ड किए बगैर उसके जो बेनिफिट्स हैं वो उसको प्राप्त कर रहा है। आखिर ये क्या है, कैसे है कि हम बिना आरसीईपी में शामिल हुए उसके जितने भी फ़ायदे हैं उसका जो है लुत्फ़ उठा सकते हैं बस और साथ ही साथ उसके जो नुकसान कुछ थे वो नहीं हो सकते। तो सबसे पहले कारण ये है कि हमें पता है कि भारत ने न्यूज़ीलैंड के साथ दिसंबर 22 में अभी भी हम लोगों ने चर्चा किया था कि एक एफटीए नेगोशिएशन को जो है वो ख़त्म किया है और जो ये एफटीए है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वो अभी हम लोगों ने देखा है कि जनवरी 2026 में ही साइन होने वाला है। साथ ही साथ भारत ने इसी तरह के एफटीएस बहुत सारे देशों के साथ किया है, बहुत जितने भी देश हैं वो बहुत सारे देशों के साथ किया है, जितने भी आरसीईपी के जो मेंबर थे लगभग सभी देशों के साथ भारत का जो आरसीईपी जो मेंबर्स हैं उनके साथ हो चुका है एक्सेप्ट चाइना, यानी कि जो चाइना जो है आरसीईपी का मेंबर है उसमें बहुत सारे ऐसे देश हैं लेकिन जो चाइना है भारत ने सिर्फ इसे एक्सक्लूड करके बाकी अन्य देशों के साथ ये एफटीए कर लिया है, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है। इससे क्या होगा, क्या फ़ायदे होंगे जिसे आरसीईपी माइनस कहा जा रहा है चाइना? इसका मतलब है कि हमने आरसीईपी को तो जॉइन कर लिया है इनडायरेक्टली, जिसमें से हम लोगों ने माइनस कर दिया है चाइना को, यानी कि चाइना से हम लोगों ने किसी तरह का कोई एग्रीमेंट यहाँ पे नहीं करते हुए भी आरसीईपी को अचीव करने का ये फ़ायदा किया है। इसकी जो ये स्ट्रैटेजी है, ये इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यानी कि हमारे भारत सरकार ने जो भी ये कुछ एफटीए किया है, उससे क्या होगा कि ये जो मार्केट है इंडिया का, उसका एक्सेस जितने भी आरसीईपी कंट्रीज़ हैं, उस तक पहुँच बन जाएगी। वो वहाँ पे पहुँच कर के इन देशों में जो है
अपने जो भी सामान है प्रोडक्ट वो बेच पाएंगे बिना आरसीईपी में साइन किए हुए, क्योंकि हमने विभिन्न जितने भी मेंबर्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स हैं आरसीईपी के, उसके साथ हमने एफटीए कर लिया है। ठीक है, आखिर कौन कौन से देश है आरसीईपी में, तो देखें तो आरसीईपी में जो देश हैं वो 10 एशियन कंट्रीज़ है, जैसे ब्रुनई है, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम, ये 10 एशियन कंट्रीज़ हैं। उसके साथ-साथ देखें तो इसमें ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, जापान है, साउथ कोरिया और न्यूज़ीलैंड है। हम लोगों ने अभी देखा कि न्यूज़ीलैंड के साथ अभी 2026 में होने वाला, अभी दिसंबर अ, ये 22 को ये सारी बातें ख़त्म हुई। और यहाँ सिर्फ़ ये देखिए, ये जो चाइना है आरसीईपी का मेंबर, उसके साथ भारत का एफटीए यहाँ पे नहीं किया गया है। कहने का मतलब कि आरसीईपी का जितने भी मेंबर है उसमें तो हो गया है। अब बात करें अगर हम जिसकी वापस आने की, कि आखिर मोदी साहब ने क्या कहा था, कि आखिर आरसीईपी को ज्वाइन करने का क्या जो था वो निर्णय क्यों जो थे वो छोड़ दिया गया था, तो उन्होंने कहा था कि ये इसलिए किया गया है कि ये हमारे बेसिक स्पिरिट जो है इस एग्रीमेंट के आरसीईपी के, उसको फुलफिल नहीं करते हैं। ये हम लोगों ने पहले ही देखा। आखिर जानते हैं कि क्या भारत का वाक़ई चाइना के साथ किसी तरह का कोई ट्रेड जो कि है एग्रीमेंट नहीं है, किसी तरह का चीन के साथ कोई रिलेशन नहीं है? तो सबसे पहले ये समझेंगे कि क्या ऐसे कारण थे जिसे हम आरसीईपी माइनस चाइना करने को मजबूर है, क्या उसके कारण थे? तो सबसे बड़ी बात ये उभर कर के आ रही है कि भारत उस समय जो आरसीईपी में इस वजह से जॉइन नहीं किया क्योंकि उनके अप्रीहेंशंस थे, वो पूरे के पूरे चाइना को ही लेकर के थे। हालाँकि उस टाइम इस बात को व्यक्त नहीं किया गया था कि हम आरसीईपी इसलिए साइन नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम चाइना को साइन नहीं करना चाहते हैं। ये बात डायरेक्टली नहीं कही गई थी, लेकिन इस डिप्लोमेसी से ये बात समझ में आती है कि उस टाइम का जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा क्यों हम लोगों ने आरसीईपी साइन नहीं किया, तो वो था चाइना। क्यों चाइना को हम अलग करना चाह रहे हैं? तो सबसे पहली बात कि इंडिया नहीं चाहता कि चाइना जो है, चाइना के जो जितने भी प्रोडक्ट हैं वो ड्यूटी फ्री एक्सेस पा सकें इंडियन मार्केट में। मतलब कहने का साफ है कि जो इंडिया मार्केट में जो चाइना की जो पॉलिसी है डंप करने की, उसे हम और ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहते। जिस तरीके से भारतीय मार्केट में देखते हैं चाइना से जुड़े हुए जो सामान हैं वो पूरे तरीके से भरे पड़े रहते हैं, डंप किए रहते हैं, जिनकी क्वालिटी और जो कहें वो बहुत कम होता है और क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होता है। तो इस पहुँच को और ज़्यादा एक्सेसिबल नहीं बनाते हुए ड्यूटी फ्री नहीं करना चाहती थी भारत सरकार। ठीक है? अगर बात करें चाइना के साथ रिलेशन का, कि अगर हमारे चाइना का जो रिलेशन है वो ट्रेड के मामले में क्या है, तो भारत जो है चाइना के साथ एक आपटा साइन कर चुका है। ठीक है, एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट भी चाइना के साथ हमारा साइन है, जो कि लोअर ट्रैफिक जो कहें लोअर टैरिफ्स देता है कुछ प्रोडक्ट पे, ऐसा नहीं कि सभी पे, लेकिन कुछ पे जो है वो लोअर टैरिफ देता है, बजाय कि उस पे जीरो टैरिफ हो। ठीक है, उसके बाद मोस्ट जो इंडिया का ट्रेड डील है आरसीईपी मेंबर्स के जो है वो जितने भी थे, अगर हम बात करें कि क्या ये 2019 में मोदी सरकार ने, अगर हम बात कहें कि ये बैकआउट कर गई थी आरसीईपी साइन करने से, तो क्या उसके बाद ये सारे साइन हुए? तो जितने भी मेंबर्स आरसीईपी के, तो नहीं, ये बात ये है कि 2014 से पहले ही इन अधिकांश देशों के साथ जो है ये एफटीए साइन हो चुका था। हालांकि उसमें से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण देश हुए जो 2014 के बाद भी साइन किए गए। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण जो कहें हम चाइना का जो पॉलिसी थी वो ट्रेड का, उसको हम लोगों ने ख़त्म करने का, कहें कि अपने भारत में मार्केट में एक्सेस देने से रोकने के लिए जो है इंडिया ने या स्ट्रेटेजिकली क्या किया कि वो आरसीईपी करने से बची, और साथ ही साथ आरसीईपी को अचीव कर लिया चाइना को माइनस करके, किस तरीके से ये हमने देखा। चलिए आज का जो सबसे जो अगला जो कहें कि इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है, न्यूज़ ना कहें कि ये भी एक पॉलिसी सम अप है कि भारत की जो स्ट्रेटजी है वो किस तरीके से बदली है क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स को लेकर के। जी हाँ, क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स का जो बास्केट है भारत का, बहुत ज़्यादा इसमें चेंज आया है। देखेंगे कि क्या कुछ बदलाव आया है, क्या कुछ इसके इम्पैक्ट है, और क्या ऐसे कारण थे जो भारत को इस तरीके से करने पे कंपेल्ड होना पड़ा, भारत को इस तरह से कहें कि क्यों शिफ्ट होना पड़ा, इसके पीछे भी चर्चा करें। सबसे बड़ी बात है कि भारत की जो छवि है वो दुनिया की सबसे तीसरी कहें कि बड़े देश के रूप में उभर के आती है जो कि ऑयल को इंपोर्ट करती है। यानी कि दुनिया में सबसे तीसरी ऐसी इकोनॉमी है भारत की जो तेल को सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करती है। ये जो तेल इंपोर्ट करने की जो कहें कि
करने का जो क्रम है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित तब होता है जब किसी तरह का टर्मोइल आता है जियोपॉलिटिक्स में। जियोपॉलिटिक्स में जब उथल-पुथल आता है तो इस पे काफ़ी अच्छा खासा जो है इफ़ेक्ट पड़ता है और उससे भारत सरकार की जो पॉलिसी है उसमें काफ़ी बदलाव देखने को भी मिलता है और यही बहुत सारे जो मल्टीपल शिफ्ट जो हैं ये सालों से देखने को मिला है। अगर शेयर्स की बात करें, इंपोर्ट शेयर की बात करें क्रूड ऑयल की, तो सऊदी अरेबिया से लगभग 2/3 जो था वो ऑयल इंपोर्ट होता था, जो कि अब ये चेंज होकर के रसिया हो गया है। यानी कि ये 2/3 का जो रेशियो था सऊदी अरेबिया से प्राप्त होने वाला, वो कहीं न कहीं बदल कर के जो सबसे पहले ज़्यादा होता था इंपोर्ट, वो अब शिफ्ट कर गया है रसिया की तरफ से। मतलब रशियन ऑयल जो है हम सबसे ज़्यादा अब खरीद रहे हैं। वेस्ट एशिया में जो अगर हम बात करें सोर्सिंग का, तो 70% जो तेल था क्रूड ऑयल का, जो हमारे इंडिया जो थे इंपोर्ट कर रहे थे, तो उसमें वो सारे देश थे सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, कुवैत और यूएई। ये इन देशों से मिलाकर लगभग लगभग 70% जो है भारत जो है इंपोर्ट करता था। लेकिन 2005 से लेकर के 2015 में इसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया और इनमें जो भी कहें कि इस इंपोर्ट में और भी कई देश शामिल हुए, जिसमें नाइजीरिया हुआ, अंगोला हुआ, अफ्रीका, वेनेजुएला, साउथ अमेरिका, इन सारे देशों को इसमें जोड़ा गया। तेहरान की चैलेंजेस की बात करें, जब तेहरान में काफ़ी ज़्यादा कहें कि सैंक्शन लगा दिए गए, उसके बाद से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो थे यूएनएससी ने 2010 में उस पे सैंक्शन लगाए और साथ ही वहाँ के जो अगर हम बात करें यूएसए ने उस पे बहुत ज़्यादा सैंक्शन लगाए और बाकी ऐसे देशों को कहा गया कि आप भी सैंक्शन का सामना कर सकते हैं अगर आप उससे ऑयल जो है इंपोर्ट करते हैं। तो उस स्थिति में उसकी जो इंपोर्ट थी वो हमारे इंडिया में जो पहले 6%, 6.2% के अराउंड हुआ करती थी 2005 में, वो घट गई। क्या हो गई? वो पूरे तरीके से घट करके नीचे आ गई। ठीक है। उसके बाद ये सैंक्शन ईरान पे भी हुआ, जो कहें ईरान पे जो ये 2016 में हटा लिया गया। कहने का मतलब है कि तो जब 2016 में हटने के बाद क्या हुआ कि उसका शेयर फिर से बढ़ करके 10% की तरफ हो गया। यानी कि कहने का मतलब है कि पहले जो था ईरान के पास जो हमारा इम्पोर्ट था वो बहुत ज़्यादा था, लेकिन जब 2010 में उस पर काफ़ी ज़्यादा सैंक्शन लगने तो वो घट करके 6.2% के अराउंड आ गया। लेकिन जब वो 2016 में हटा तो फिर ये बढ़ करके 10% के अराउंड हो गया था। रसिया की बात करें तो जब से रसिया ने यूक्रेन पे ये किया है, स्ट्राइक किया है, यूक्रेन के साथ युद्ध उनका शुरू हुआ है फरवरी 2022 से, तभी से भारत के ऊपर और बाकी अन्य देशों पे जो रसिया से इंपोर्ट करते हैं ऑयल को, उस पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप जो है इन इंपोर्ट्स को कम करें। ये जो प्रेशर है वो यूरोपियन यूनियन से मिलते हैं और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से काफ़ी ज़्यादा हद तक मिलते हैं। उस तरह से अगर बात करें कि जहाँ तक कि ये प्रोसेस जो है उसके बावजूद भारत का जब इम्पोर्ट जो था वो घटना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं एक ऐसा शिफ्ट देखते हैं जो कि इसके ठीक उल्टा होता है और ये इम्पोर्ट का जो शेयर है वो बढ़ता है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि अब रसिया ने बहुत ज़्यादा डिस्काउंट कहें तो वो इस पे देना शुरू कर दिया। ठीक है, और ये डिस्काउंट लेवल होने की वजह से ये जो इंडिया का जो शेयर था, कहने का मतलब इंपोर्ट करने का, वो 2% से बढ़ कर के 2021-22 में जो था वो जंप कर गया 21% की तरफ। यानी 2022-23 में देख लीजिए कि एक साल पहले जब वो 2% ओनली ऑयल क्रूड जो था इंपोर्ट होता था इंडिया का, अब वो 21.6% तक का होने लगा और साथ ही साथ ये बढ़ते बढ़ते आज देखा जाए तो 2023-24 में ये 35.9% यानी कि अराउंड 36% कर रहे हैं और 2025 में ये 35.8, मतलब अभी की स्थिति जो देखा जाए रसिया से हमारा जो तेल जो है क्रूड ऑयल जो इम्पोर्ट होता है वो लगभग 36% की मतलब अराउंड होता है। तो इस तरीके से जो सऊदी अरेबिया और जो भी कहेंगे खाड़ी देशों से जो हमारा 2/3 जो ऑयल जो था वो इम्पोर्ट होता था, वो पूरे तरीके से शिफ्ट होकर के ये जो 70% जो होता था वो पूरे तरीके से शिफ्ट होकर के रसिया के तरफ हो गया है और ये अब रसिया से हम लगभग 36% जो है ऑयल इम्पोर्ट करते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक शिफ्ट देखने को मिला है क्रूड ऑयल के कॉन्टेक्स्ट में। आइए आज देखते हैं भारत की जो इंडियाज़ की जो फॉरेन पॉलिसी है, क्या 2025 में कुछ अचीवमेंट रहे, क्या इसमें फॉल्स रहे, क्या इसमें कहें कि असफलताएँ मिल देखने को मिली, तो उस पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि इस साल पूरे क्या-क्या ऐसे कुछ
मुद्दे रहे, क्या कुछ ऐसे स्टोरीज रहे जो कि भारतीय और साथ साथ ग्लोबल पॉलिटिक्स को, जियो पॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। तो इसमें सबसे पहला जो हमेशा से 2022 से चलता रहा था कि रसिया और यूक्रेन का वॉर हुआ, वो चलता रहा, जिसमें बहुत सारे कई तरीके के इसमें अ, जो है कहें बदलाव आए। हालांकि 2022 से जब ये रसिया और जो यूक्रेन के बीच में जो ये वॉर हुआ, उसमें भारत को बहुत ज़्यादा इससे असर नहीं पड़ा, लेकिन 2025 में ऐसा कुछ देखने को मिला कि इस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बनने लगा यूरोपियन यूनियन से और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से कि भारत जो है इंपोर्ट को कम करे रसिया से, जो रसियन तेल जो हम खरीदते हैं उसे कम करने का प्रेशर्स बनने लगा। साथ ही साथ इसी को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने जो रशियन का ऑयल्स जो कंपनी है जो जिससे भारत जो है खरीदता है, जिसका इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर जिसको बोलते हैं नायरा एनर्जी, उस पे भी सैंक्शन लगा दिया और उससे बहुत ज़्यादा हमारा जो कहें इंपोर्ट प्रभावित हुआ। उसके बाद अगर इसराइल की और गाज़ा की बात करें तो वहाँ पे प्रोटेस्ट होते रहे, लगभग 7,000 लोग मारे गए और अमेरिका के ये कहें कि बैक की वजह से, यानी अमेरिका के सपोर्ट और मध्यस्थता की वजह से कुछ सीज़ फायर जो है कहें वो डील हुए साइन। हालाँकि इसमें बहुत ज़्यादा अभी तक कुछ ख़ास पॉज़िटिव नहीं देखने को मिला, लेकिन फिर भी कुछ कहें तो अच्छा पॉज़िटिव इसमें देखने को मिला। उसी तरीके से इंडिया में जो ये कहें इंडियन मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करें, भारत ने प्लान किया, लेकिन अभी ये भी जो है ये पूरे का पूरा कॉरिडोर अभी पूरे तरीके से आगे नहीं बढ़ सका है और ये कहें कि अभी इसमें खासा अचीवमेंट हमें देखने को नहीं मिला। मोदी गवर्नमेंट ने सबसे पहले कहें कि जो इजराइल स्ट्राइक है, इजराइल का जो स्ट्राइक, इजराइल ने जो स्ट्राइक किया है फ़िलिस्तीन के ऊपर, उसको भारत हमेशा से न्यूट्रलिटी के तौर से ये कहें कि बना रहा है, इसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं आया। लेकिन तब जाकर के बात कहें कि स्थिति जो भारत के लिए थोड़ी बहुत ख़राब हुई, जब शंघाई कोऑपरेशन में इंडिया ने इस पे किसी तरह का कोई रुख क्रिएट करने से मना कर दिया, अपना कोई भी साइन करने से। हालाँकि हमें शुरू से ऐसा होते रहा है कि हम लोग जो है वो फ़िलिस्तीन का ये कहें कि इंडिया हमेशा से ये करते रहा है, मानते रहा है कि फ़िलिस्तीन एक देश है, 2 देशों के सिद्धांत पे काम करते हैं इंडिया। लेकिन जब ये एससीओ में आया और ब्रिक्स की जब ग्रुपिंग हुई, जहाँ पे ईरान मेंबर है, इज़राइल मेंबर है, तो उन सबों में जब जा कर के ये बात जब हुई, शंघाई कोऑपरेशन की बात जब हुई और उसमें भारत जो है अपने जो रुख है वो क्लियर नहीं किया, तो वो एक तरह से कहें तो ये बहुत बड़ी बात उभर कर के आ गई। अगली बात अगर हम कहें कि नेबरहुड जो पॉलिसी है हमारी, यानी नेबर फर्स्ट की जो पॉलिसी है, जो हम अपने पड़ोसियों को कहते हैं कि सबसे पहले आप, उसमें काफ़ी देखें तो बोला जा रहा है जो हमारे यहाँ जो न्यूज़ आर्टिकल्स के लिखने वाले जो हैं, उनका मानना है कि इसमें काफ़ी फेल्योर देखने को मिला इंडिया को। सबसे पहला उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ हमारे झड़प हुए, वो इस नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में कहें कि एक तरह से कमी लाने का काम किया। वहीं जेएनजे प्रोटेस्ट जो नेपाल में हुआ, तो उससे भी भारत के रिश्ते में काफ़ी खराबी आई। उसके बाद अभी का जो बांग्लादेश की जो स्थिति है और वहाँ के जो लीडर हैं, वहाँ के जो भी कहें कि भीड़ है, जो कि जनता है वहाँ की, वो इस तरीके से माइनॉरिटी के ऊपर हमला कर, ये सारे देखा जाए तो नेबरहुड की जो फर्स्ट पॉलिसी है उसको कहीं न कहीं रूप से कमज़ोर करती है, डिमिनिश करती है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण, वो हम कहें कि टाइमलाइन जो पूरे ईयर्स इसमें रहा। लेकिन अब बात करते हैं अमेरिका के साथ जो रिलेशन थे हमारे भारत के 2025 में, क्या कुछ थे हमारे होप थे, क्या कुछ आशाएं थी अमेरिका से जुड़ी हुई वो थे, और क्या हमने अचीव किया, वाकई रियलिटी में क्या हुआ, इसके ऊपर नज़र डालेंगे। तो भारत की जहाँ तक बात करें तो ऐसा उम्मीद लगाया गया था कि जब ट्रंप दोबारा आएंगे तो उसके बाद से उनकी जो पॉलिसी होगी वो प्रो इंडियन होगी, लेकिन हम लोगों ने देखा कि एक्शन भी ये पूरे तरीके से विपरीत हो गया। आते के साथ उन्होंने इंडिया पे 25% का टैरिफ लगाया, उसके बाद 25% का सरचार्ज लगाया और कहें कि टोटल एक तरह से कहें कि ये 50% के अराउंड पहुंचा गया। वहीं दूसरी तरह जो कहे कि रशियन ऑयल पे ये सारे को इम्पोर्ट को रोकने के लिए सारे हथकंडे अपनाए गए, तो कहीं न कहीं ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देश को प्रभावित किया। उसके बाद अगर हम बात करें इमिग्रेशन को लेकर के, जो H-1B वीज़ा थे स्टूडेंट का, उसमें काफ़ी ज़्यादा कटौती करने के बाद साथ ही साथ कितने भी जो इल्लीगल इंडियंस को करार दे करके उन्हें वापस भेज दिया गया। तो ये कहें तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जिसको विदेश मंत्रालय कहते हैं, उस पे ये बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज़्म का काम किया।
साथ ही साथ अगर हम बात करें ऑपरेशन सिंदूर की, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जो कुछ अभी फल हुआ, उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर इंडिया ने लाया, उसकी मध्यस्थता का जो प्रचार प्रसार है वो अमेरिका ने कर के भारत की जो छवि है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा कमी लाई। उसके बाद अगर हम देखें तो अमेरिका ने F-16 जो कहें कि F-16 का सप्लाई जो है वो पाकिस्तान को दिया, जिसने ये F-16 ने भारत की काफ़ी जदी ज़्यादा कहें तो छवि पहुँचा। तो ये थे हमारे कुछ होप जो अमेरिका से जुड़े हुए कि ये प्रो इंडियन फॉरेन पॉलिसी लाएँगे, लेकिन उसके अगेंस्ट में हम देखते हैं तो ठीक उसके विपरीत ये काम करते हुए देखे जाते हैं। ठीक उसी तरीके से ये जितने भी इश्यूज़ हुए जो प्रो इंडियन ना हो कर के कहें कि अगेंस्ट इंडियन जो पॉलिसी हुई है, जिस तरीके से हम इस देश को मतलब जो भी कुछ घटनाएँ घट को सामना करना पड़ा इंडिया को, वो ऐसा लोगों को नज़र में आया, जियोपॉलिटिक्स में नज़र के में आया कि ये फॉरेन पॉलिसी के मामले में इंडिया बैकफुट पे है, और जिससे ये एक कहें कि धब्बा का काम किया बाकी उन दूसरों के साथ, जैसे तुर्की, अज़रबैजान, मलेशिया और इन सबों के साथ है, जो कि उन लोगों ने सबने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। तो ये हमारे फॉरेन पॉलिसी में एक कहें कि बहुत बड़ा कमी करने का काम किया। ऐसा नहीं है कि भारत के 2025 का साल जो है फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से पूरा का पूरा खराब ही गया, इसमें फॉल्स ही आए सिर्फ, लेकिन इसमें कुछ हम कहें कि सक्सेस भी मिले। जैसे सक्सेस के मामले में अगर कहें तो सबसे पहली बात हम करते हैं कनाडा की। कनाडा से जो रिश्ते थे हमारे खालिस्तानी के बात में लेकर के, जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट थे वहाँ के, निंजर जिसकी हत्या के बाद से भारत के जो रिश्ते थे वो निज्जर के हत्या के बाद से काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुके थे, लेकिन उसमें अचानक कुछ बदलाव आया और अच्छा बदलाव आया, पॉजिटिव बदलाव आया, और मोदी साहब ने वो कनाडा विजिट किया, जो G7 समिट का वो जब वहाँ पे हुआ, तो उसमें जाकर के उन्होंने हिस्सा लिया। साथ ही साथ वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे मार्क कार्ने, उनके साथ उनके रिश्ते को अच्छे से कहें कि आयाम मिले। तो हमारा जो रिलेशन था कनाडा के साथ, कुछ जो खट्टे बन हो चुके थे उसमें कुछ मिठासें देखने को 2025 में मिली। साथ ही साथ अफ़गानिस्तान के जो ये अफ़गानिस्तान का जो ये तालिबानी सरकार है, वहाँ पे भी भारत सरकार ने कहें कि उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है तालिबान के, आमिर खान मुत्ताकी, वो 2025 में इंडिया और इनके जो इंडिया और ये जो तालिबान यानी अफ़गानिस्तान के जो रिश्ते हैं उसमें सुधार आया, कुछ इम्प्रूवमेंट आया। लेकिन साथ ही साथ अगर देखें तो ये बहुत बड़ा एम्बैरेसिंग तब सामने निकल के आ रहा है जब ये पता चला है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ मेन जो थे वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे, जब इन दोनों देशों का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इंडिया में किया गया, तो उसमें तो ये एक बहुत ज़्यादा कहें तो ये क्रिटिसिज्म का भी पात्र बना, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, जब ये अफ़गानिस्तान और इंडिया का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें महिलाओं को इसमें बॉयकॉट किया गया था। चाइना की बात करें अगर सक्सेस में, तो चाइना के साथ जो हमारे रिश्ते थे वो ऑपरेशन सिंदूर के समय बहुत ज़्यादा ख़राब थे, क्योंकि पाकिस्तान को उसने सपोर्ट किया था। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने टैरिफ लगाना शुरू किया, अमेरिका ने चाइना और इंडिया को एक साथ कहें कि टैरिफ लगाना शुरू किया, तो दोनों देश के जो रिश्ते थे काफ़ी करीबी आए। मिस्टर जयशंकर हमारे जो विदेश मंत्रालय मंत्री हैं, उन्होंने और हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल ने चाइना को विज़िट किया, और वहाँ की एससीओ मीटिंग में ये हम उन्होंने क्या किया कि शरीक हुए। तो ये देखने को मिला कि चाइना के साथ भी हमारे रिश्ते जो है कुछ हद तक सुधार में आए। दूसरे देशों के अन्य देशों की बात करें, जैसे भूटान, श्रीलंका और मालदीव्स की बात करें, तो वहाँ पे मोदी जी ने वहाँ पे विज़िट किया, और उसके बाद जो उनके रिश्ते हैं हमारे काफ़ी ज़्यादा प्रगाढ़ हुए। साथ ही अगर जिस तरीके से दितवा जो कि साइक्लोन अभी हाल ही में श्रीलंका में आया, उसमें भारत सरकार ने लगभग 450 मिलियन का जो एड दिया, वहाँ पे जो सहायता दिया, उससे ज़्यादा हमारा जो भरोसा है वो मजबूत हुआ है। तो ये कुछ थे 2025 से जुड़े हुए घटनाएँ, जो कि जिसमें हम लोगों ने काफ़ी कुछ अचीव किया और काफ़ी कुछ जो कहें सक्सेस पाई हमने। लेकिन साथ ही साथ उसे भी हम लोगों ने देखा कि भारत को एज़ अ फेलियर क्या सामना करना पड़ा, और भारत की जो फेलियर था अमेरिका की तरफ से देखने को मिला, जो नेबरहुड पॉलिसी है उसमें देखने को मिला। साथ ही साथ उस तरीके के कहे तो कि जो कुछ उम्मीद थी कि प्रो इंडियन जो पॉलिसी आएगी उसके एकदम से अगेंस्ट उल्टा देखने को मिला। एक्सपेक्टेशन की बात करें कि आखिर 2026 का जो एक्सपेक्टेशन है वो क्या रहने वाला है फॉरेन पॉलिसी के मामले में, तो भारत जो है ट्रेड
के लेकर के क्षेत्र में बहुत सारे देशों के साथ जो है एफटीए साइन कर रहा है, जिसमें हमने देखा था कि न्यूजीलैंड के साथ किया है, यूके के साथ किया है, तो ये ओमान के साथ किया है। तो इन सभी देशों के साथ जो कुछ हुआ है, साइन होने वाला है, वो अभी कहें कि स्टैंड स्टिल में है, अभी पूरे तरीके से ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए हैं। तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2026 में इन देशों के साथ जो ये एफटीए है, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है, वो साइन हो जाएंगे, वो अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, ठीक है। वहीं साथ ही साथ देखें कि यूएस और यूए ऑस्ट्रेलिया, इन सबों के साथ जो भी कुछ एशियन कंट्रीज है, अभी भी पेंडिंग है, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो यू के जो कमीशन के जो काउंसिल प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डर लेyen और एंटोनियो कोस्टा, ये भारत आने वाले हैं 26 जनवरी के चीफ गेस्ट के तौर पे। तो उसमें ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है कि ये जो यूरोपियन यूनियन के साथ जो एफटीए है वो लगभग लगभग फाइनलाइज हो जाएगा। तो ये एक उम्मीद है 2026 की। साथ ही साथ हम देखें तो जो हमारे नेबर्स जैसे म्यांमार है, बांग्लादेश है, नेपाल है, इनसे जो रिश्ते हैं हमारे लगभग लगभग ख़राब होते जा रहे हैं। तो इन देशों में अभी जो है इलेक्शंस होने हैं, और इलेक्शंस के बाद जो रिज़ल्ट आएंगे तो वो खासा कहें कि उम्मीद भरा होगा भारत के लिए कि अपने रिश्ते बेहतर किस तरीके से इन नए आने वाले सरकारों के साथ बिल्डअप कर सके। और आशा की जाती है कि ये भारत सरकार जो है इन ऐसे जो नए सरकार आएंगे उसके साथ जो रिश्ते हैं उसमें काफ़ी सुधार कर पाएगी। उसके साथ ही बात करें तो भारत जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट जो है फरवरी 2026 में होस्ट करने जा रही है। तो इसमें बहुत सारे देश आएंगे, लगभग दर्जनों देश के जो नेता है इसमें शामिल होंगे, जिसमें फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन भी आएंगे। वहीं मार्च में कनेडियन पीएम कार्नेल भी भारत आने को इस तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी पे बात करने को और क्रिटिकल जो भी मिनरल्स है उस पर आने की उम्मीद है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि फ्रांस और जो कनाडा के जो हमारे जो लीडर हैं, वर्ल्ड लीडर, वो आएंगे तो उससे भी हमारे जो रिश्ते हैं उसमें काफ़ी सुधार होने की संभावना देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये इस तरह की चीज़ें के साथ, एक्सपेक्टेशन के साथ, ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा। ये जितने भी हम कहें कि ये सारे के सारे वो ट्रम्प के ऊपर टिकी रहेगी कि आखिर जो ये क्वाड समिट होने वाला है उसमें जो ये ट्रम्प हैं वो विजिट करते हैं या नहीं। और ट्रम्प के आने के बाद, या यूँ कहें कि मोदी जी के ट्रम्प से मुलाकात के बाद अमेरिका और जो भारत है उसके रिश्ते में क्या कुछ बदलाव आता है, क्या कुछ अच्छी चीज़ें देखने को मिलती है या नहीं। तो ये सारे 2026 के एक्सपेक्टेशन है भारत के फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से। आज के जो वन लाइनर अपडेट्स है उसमें बात करते हैं डाई के, यानी कि द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, जितने भी रेगुलेशन इंश्योरेंस से जुड़े हुए जो कंपनियां होती हैं, बीमा कंपनियां होती हैं, उसका रेगुलेशन एडाई करती है। तो उसने लगभग 1 करोड़ रुपए रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर पेनाल्टी के तौर पे इम्पोज किया है, उनके किस कारण, वायलेशन ऑफ सर्टेन रेगुलेशन का। तो ये एक वन लाइनर न्यूज़ होता है कि आई ने जो है रिलायंस के जनरल इंश्योरेंस कंपनी पे 1 करोड़ रुपए जो है फाइन के रूप में इम्पोज किया है, ठीक है। अगले वन लाइन अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, तो वो है थाईलैंड और कम्बोडिया के बीच में एक ट्रुस साइन हो गया है, एक समझौता साइन हो गया है बॉर्डर फाइटिंग को लेकर के। हम लोगों ने पिछले एडिशन में देखा था कि थाईलैंड और कम्बोडिया में भूमि और कहें कि सीमा विवाद को लेकर के, एक मंदिर को लेकर के, वहाँ की जो जनता, वहाँ के जो लोग थे, दोनों देशों के जो लोग थे, उसमें काफ़ी देखे तो स्कफल देखा गया था, स्ट्राइक देखे गए थे और दोनों देश में भिड़ंत हो गई थी। तो उसके बीच ट्रंप सरकार ने भी काफ़ी ज़्यादा उसमें मीडिएटर का काम करने का सामने न्यूज़ आया था। तो उसके बाद इन दोनों में एक सहमति पे साइन हुआ है। तो ये एक न्यूज़ है। अगर बात करें इंडिया की अंडर 19 वर्ल्ड कप का, जो कि होने जा रहा है अगले साल फरवरी से, ठीक है। तो उसमें जनवरी 15 से लेके फरवरी 6 तक होगा। उसमें ये जो कैप्टन होंगे वो ये महात्रे होंगे, आयुष महात्रे जो हमारे खिलाड़ी हैं, वो एज ए कैप्टन उसमें लीड करेंगे। उसी तरीके से फॉर्मर आइवरी कोस्ट कोच गैसेट जो है उनका निधन हो गया है। ये फुटबॉल के फ्रेंच फुटबॉल कोच थे, इनका निधन हो गया है। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ आर्टिकल्स और कुछ समअप जो हमने आज डील किया द हिंदू न्यूज़पेपर से।
ये सेशन बहुत ही इम्प्रेसिव रहा। फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से हमने देखा, काफ़ी कुछ डिटेल में देखा कि 2025 का क्या हमारे सक्सेस और क्या अचीवमेंट रहे। साथ ही साथ हमने एक्सपेक्टेशंस को देखा और क्रूड ऑयल पे जो कुछ अच्छा हमने शिफ्ट देखने को मिला इम्पोर्ट के मामले में, उस पे काफ़ी अच्छा डिटेल से हमने चर्चा किया। तो इस तरह की जो चर्चाएँ, इस तरह का जो डिस्कशन है, इस तरह का एनालिसिस जो है आपको हर रोज़ 8 बजे सुबह लाइव के तौर पे मिलता रहता है। इसके लिए आपको करना क्या है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको समय बेहतर तरीके से आपको अपडेट मिले, और इस चैनल्स को आप वैसे लोगों को शेयर करें, वैसे लोगों को बताएं जिसकी उन्हें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि उन लोगों तक हमारी जो रीच है वो पहुंच सके और हम जो है उत्साहित रूप से आपके बीच आते रहे इस तरह के जो सेशंस लेके। साथ ही आप अन्य तरीके के जो भी सब्जेक्ट्स की तैयारी है, जैसे पॉलिटी है और करंट अफेयर से जुड़े हुए जितने भी तैयारी, उसके लिए भी आप इस चैनल्स को विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।